सबको नमस्कार। मेरा नाम है सनी सबरवाल और जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोला था कि हमारा आज का ये पॉडकास्ट जो होगा ये लेजेंडरी एक्टर श्री जतिन कनाकिया जी के बारे में होगा। ये मेरी खुशकिस्मती कि आज मैं उनके बारे में एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं और आज भी मैं कई बार यूट्यूब पे जा जाके उनके सीरियल्स देखता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री द्रुपद कनाकिया जी, जतिन कनाकिया जी के सुपुत्र, और मैं बहुत आभारी हूं द्रुपद सर का कि इन्होंने इस प्रयास में मेरा साथ दिया, अपना कीमती समय दिया और आज हम लोग यहाँ पे जतिन सर की लीगेसी को सलाम करने के लिए मौजूद हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सभी से कि हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है। हम लोगों ने एक ये छोटा सा प्रयास किया है, एक अटेम्प्ट किया है। गलतियां होंगी तो प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा और हमें गाइड कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। द्रुपद सर, आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, थैंक यू। और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। अरे सबको नमस्कार। सो द्रुपद सर, ये जो हमारा इंटरव्यू होगा इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है? ठीक है। क्योंकि जतिन सर के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता। जो मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन उनके बारे में है वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और पता नहीं ना जाने ऐसे कितने उतने उनके दीवाने होंगे, उनके फैंस होंगे जो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो आज हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये कोशिश रहेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन, द बेस्ट इंफॉर्मेशन यू हैव, जो भी, मैं जैसे अब सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी आप वो प्लीज मेरे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि जतिन सर के बारे में जो बातें अब तक नहीं पता चल पाई लोगों को वो उन सबको आगे पता चले। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि जतिन सर के चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताएं और आप प्लीज थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, मैं एक मुंबई के गुजराती बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर का जन्म माटुंगा मुंबई में हुआ था जी। और नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग बिजनेस रहा है कई सालों से, और वो टाइप के एनवायरनमेंट में मेरे फादर ने जन्म लिया था। एक मिनट सर, किसमें? मैं बोल रहा हूँ कि गुजराती बिजनेस फैमिली में मेरे फादर ने जन्म लिया था। अच्छा जी सर। जी, और उनका पूरा जो अपब्रिंगिंग था वो वही स्टाइल में था। अच्छा जी जी। और आपका कुछ फैमिली बिजनेस वगैरह भी है? मतलब जी, मतलब मेरे फादर के टाइम हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस था और हम केमिकल्स में ट्रेड करते थे। अच्छा जी, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट जतिन सर एकेडमिक्स में कैसे थे? लाइक मतलब ही वॉज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट। उनको खास कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं थी,
लेकिन वो गुजराती मीडियम में पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने ही सेल्फ लर्न इंग्लिश, मतलब खुद को उन्होंने इंग्लिश सिखाया। अच्छा। और हाँ, तो उतना उन्होंने किया था। मतलब वो बचपन से उन्हें इंग्लिश में बुक्स पढ़ना, इंग्लिश म्यूजिक सुनना वगैरह का शौक था। जी। और लेकिन स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो मतलब एक ये कहेंगे कि वे इंग्लिश और बाद में ये कह सकते हैं कि वे थिएटर के अलावा उनको ज्यादा कोई रुचि नहीं थी। म्यूजिक, थिएटर, बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्हें इंटरेस्ट था। अच्छा जी, वो फिल्म हो, वो म्यूजिक हो, वो थिएटर हो, तीनों में उन्हें इंटरेस्ट था जी। वो छोड़ के ज्यादा कुछ खास उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ने लिखने में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो एवरेज, एक तरह से एवरेज स्टूडेंट रहे अपने। जी जी। ठीक। बचपन सर, बचपन की जो बात है, बचपन एक 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 कहते हैं ना, एक फियरलेसनेस एक है। बचपन एक बेबाकपने का नाम है। तो जतिन सर एज अ चाइल्ड, लाइक ही वाज अ वेरी शाय एंड क्वाइट चाइल्ड, मतलब काफी रिजर्व रहते थे, बहुत शांत रहते थे, या फिर वो काफी नॉटी थे? मतलब ये थोड़ा व्यूअर्स को बताएं प्लीज कि वो एज अ चाइल्ड वो कैसे थे, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो प्लीज। नहीं, वो एज ए चाइल्ड कैसे थे ये तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, ना कि मुझे उन्होंने भी कभी बताया नहीं है और किसी और ने भी नहीं बताया। लेकिन उनका जो स्वभाव था, अभी जैसा स्वभाव लोगों का होता है वो जनरली बचपन से ही चालू होता है। तो ही, आई प्रिज्यूम दैट ही वाज अ रिजर्व चाइल्ड, क्योंकि वो बाद में भी काफी रिजर्व ही रहे हमेशा। अच्छा जी। और वो बचपन में ऐसा कुछ एक्टिंग रिलेटेड या परफॉर्मेंस रिलेटेड ऐसा कुछ करते नहीं थे। मतलब कई बार आप सुनते होंगे कि जो एक्टर्स होते हैं वो बोलते कि मैं तो बचपन से परफॉर्म करता था, या मुझे बचपन से शौक था परफॉर्म करने का। जी जी। मेरे फादर को ऐसा कोई शौक बचपन में नहीं था। अच्छा, तो उनका ये थिएटर की तरफ इंटरेस्ट ये मतलब स्कूल में कौन सी क्लास में ये उनका ये ज्यादा उनको लगा कि भाई हाँ ये ज्यादा उसकी तरफ, थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ? नहीं, वो जब उन्होंने खालसा कॉलेज ज्वाइन की थी आर्ट्स स्ट्रीम में जी, तो तब मुंबई में एक थिएटर कलेक्टिव है INT नाम का। INT, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी सर? इंडियन नेशनल थिएटर। अच्छा। तो इंडियन नेशनल थिएटर जो है वो लाइक 60s में और 70s में वो इंटर कॉलेजिएट थिएटर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे। अच्छा। तो वहां से मेरे फादर ने ये थिएटर में शुरुआत की। ओ जी। और ये ज्यादातर जो INT जो था वो ज्यादातर गुजराती में परफॉर्म करते थे। अच्छा। हिंदी और मराठी प्लेस भी करते थे, बट मोस्ट ऑफ देयर वर्क वाज इन गुजराती। तो आई थिंक 11th में, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया तो पहली बार। ये कहना गलत नहीं होगा कि सर जतिन सर वाज अ टीनेजर जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया? जी जी। है ना? तो वहां से उनका थिएटर की तरफ जो एक उनको अट्रैक्शन हुई, और वहां से उनका एक्टिंग जो था वो फिर धीरे धीरे पैशन बन गया। जी। अच्छा, तो उन्होंने सर अगर अपने ओवरऑल करियर तक की भी मैं अगर बात करूं तो थिएटर उनका कितना टाइम, मतलब कितने साल उन्होंने तकरीबन थिएटर किया? मेरे हिसाब से 25 साल तो किए होंगे कम से कम। 25 साल? 25 से 30 साल। 25 से 30 साल। अरे, इन हिज शॉर्ट लाइफ ऑफ 46 आई थिंक ही स्टार्टेड एट 17-18, मतलब आप गिन लीजिए ऑलमोस्ट 30 साल। मतलब तकरीबन टीनेज से ही वो जैसे उस तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो उस तरफ है। तो 25 से 30 साल जो जतिन सर की एसोसिएशन रही वो थिएटर के साथ रही। और पर्सनली सर ये बहुत से व्यूअर्स, ये एक, अगर मैं एक एज अ व्यूअर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जो भी हम एक्टर्स देखते हैं जो एक्सेल करते हैं अपने रोल्स में, जो भी उनको रोल्स दिया जाता है अपने आर्ट्स में, तो जतिन सर का मेन जो
कोर स्ट्रेंथ रही वो कॉमेडी रही। तो एक ये इम्प्रेशन, एक ये छवि बनती है दिमाग में कि शायद वो बचपन से, जैसे मैंने बात करी, कि काफी शरारती होंगे या फिर वो काफी जॉली नेचर के होंगे। तो वैसा अभी आपने बताया कि ऐसा उनका नहीं था, कि वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही रिजर्व और बहुत ही मैच्योर एक उनका शुरू से ही एक पर्सनैलिटी रही। तो थिएटर के अलावा उनके बारे में अगर जानना चाहें, उनकी कुछ लाइक्स या डिसलाइक्स के बारे में, मतलब उनको क्या क्या चीजें पसंद थी या कुछ चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो थोड़ा सा दर्शकों को प्लीज बताएं सर। पसंद में जैसे मैंने पहले बताया कि ही यूज टू एंजॉय द परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब उन्हें म्यूजिक पसंद था, उन्हें बुक्स पढ़ना पसंद आता था, उन्हें अच्छी फिल्में देखना पसंद आता था, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अच्छा, तो मतलब बुक्स पढ़ने के भी काफी शौकीन थे सर। हाँ, शौकीन तो थे, मतलब इस फील्ड में वो काफी शौक रखते थे। अच्छा, और डिसलाइक्स के बारे में? लेकिन आपने जैसे बताया कि अपना कॉमन परसेप्शन होता है कि अगर कोई कॉमेडी अच्छा कर लेता है जी सर, तो बचपन से वो फनी होगा या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा या मिस्टीवियस टाइप का कैरेक्टर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ही वाज अ वेरी नॉर्मल पर्सन। वो कुछ ऐसे कॉमिक टाइप के या कुछ जोक करने वाले या ऐसे नहीं थे। ही वाज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन और काफी रिजर्व थे, काम से काम रखते थे। हाँ, लेकिन एक्टिंग के लिए पैशन था। इट वॉज हिज प्रोफेशन कम हिज पैशन। तो उन्हें जब स्क्रिप्ट मिल जाता तो कोई भी टाइप का रोल वो कर सकते थे। तो ये मतलब एक उनकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि जब वो अपने काम की तरफ, जब वो उनका एक होता था कि एक थोड़ा प्रोफेशनल, तो वो इंस्टेंटली स्विच कर लेते थे कि अपने आप को उस किरदार में ढाल लेना, जो भी किरदार उनको मिला है। और जो उनकी पर्सनैलिटी से, अगर जैसे अब तक जो आपने मुझे बताया, जो हमारे व्यूअर्स को पता चल रहा है, उनकी पर्सनैलिटी से वो बिल्कुल ऑपोजिट, ये अगर ये कहना तो मतलब पूरी तरह से गलत नहीं होगा, जैसे वो काफी रिजर्व हैं और वो बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं होते थे। तो एक ऐसा किरदार उनको मिला कि जो काफी एक्सप्रेसिव और एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता। तो मतलब वो अपने आप को किरदार में बखूबी ढाल लिया करते थे। जी जी। कॉमेडी की बात करें तो श्रीमान श्रीमती या टीवी पे आने से पहले जी सर, विद इन गुजराती स्टेज ही वाज वेल नोन फॉर हिज टाइमिंग। मतलब कॉमेडी में टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, आप भी समझते होंगे। जी सर। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी। तो ही ट्राइड आउट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स, मतलब उन्होंने हर तरह के रोल ट्राई किए थे, लेकिन ही नेचुरली बिकेम पॉपुलर विद कॉमेडी। तो मतलब वो कॉमेडी जो था वो एक उनका एक वो उसी से ही उनकी एक इमेज जी वो बन गई थी जी। गुजराती स्टेज भी जब वो सिर्फ गुजराती स्टेज करते थे, सिर्फ वो ड्रामा करते थे, वहां पर भी ही वाज स्पेसिफिकली वेल नोन फॉर हिज कॉमेडी। कॉमिक टाइमिंग के लिए उनका बहुत जी। हाँ। तो लोग पसंद करते थे उन्हें कॉमिक रोल्स में देखना। और एक छोटा सा एक मतलब वो उनको ट्रैवलिंग का कुछ शौक था या कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा कोई खास शौक नहीं था उन्हें। उनका पैशन लाइफ में एक्टिंग था। और काफी लोगों का जो एक्सेल करता है उनका एक सिंगुलर पैशन होता है, आपने देखा होगा। तो मेरे फादर का सिंगुलर पैशन एक्टिंग था। मतलब ऐसा तो उन्होंने उन पे ही फोकस किया था पहले से। ड्राइव वगैरह पे जाना, ड्राइव करना? नहीं, ऐसा कुछ उन्हें खास कोई फर्क नहीं पड़ता था इस सब चीजों से। अच्छा, उनके सर थोड़ा सा टेम्परामेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो प्रोफेशनली और पर्सनली क्या, मतलब काफी बहुत ही ज्यादा काम थे, या अगर काम ठीक से नहीं हुआ या कोई गलत चीज हो रही है या किसी चीज को डिले किया जा रहा है तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाते थे, या वो मतलब कैसा एज अ पेशेंस लेवल कैसा था उनका कि वो चीजों को पर्सनली कैसे? मेन बात ये है कि वो रिजर्व नेचर के थे। वो
अगर आप उनसे बात करते तो ही वो आपसे बात करते, वो सामने से आपसे कभी बात नहीं करते। अच्छा। ये उनका बेसिक नेचर था ऐसा। और ज्यादातर बात पंचुअलिटी की आती है तो ही वॉज अ वेरी पंचुअल मैन। अच्छा। एंड वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो खुद पंचुअली काम करे और दूसरे भी उस तरह से काम करें। तो मतलब एक थॉरो जेंटलमैन, और बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रिजर्व तो थे लेकिन वो बहुत अप्रोचेबल भी थे, जो भी जी अप्रोचेबल, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अप्रोचेबल थे। और कोई भी बात करे तो सामने से मतलब वो रिस्पॉन्ड करते थे और जितनी हेल्प हो सके उतनी कर देते थे। लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म के दायरे में हेल्प करते थे, मतलब ऐसे बाहर निकल के कुछ नहीं करते थे। अच्छा, तो मतलब रिजर्व थे लेकिन काफी अप्रोचेबल थे। अगर आपको अपनी हेल्प चाहिए, उनसे गाइडेंस चाहिए, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। जी जी। तो ये उनका जो टिपिकल इंटरेस्ट डेवलप हो गया थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ये टीनेज से ही ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि आफ्टर 10th उनका कुछ ज्यादा ही एक धीरे धीरे एक पैशन की तरफ वो चलता गया। जी। तो 25 से 30 साल तकरीबन थिएटर आप जैसे बता रहे हैं सर, तो कहीं उनके करियर में कि कहीं वो कोई दौर आया कि जब उन्होंने ये सोचा या ऐसा चाहा कि भी अब थिएटर बहुत हो गया है, अब मैं सीरियल्स की तरफ स्विच करना चाहूंगा या मैं मूवीज की तरफ स्विच करना चाहूंगा, क्योंकि एक शुरू से ही हम लोग देखते आए हैं कि बहुत से एक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन है। मैं यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट सबको, ऐसे बहुत से एक्टर्स के बारे में मैंने पढ़ा और सबने पढ़ा होगा जो थिएटर करते हैं फिर सीरियल्स या मूवीज करते हैं, लेकिन वो उनका झुकाव जो है वो थिएटर की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि थिएटर उनको एक कहते हैं ना एक 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 अजीब सी उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, थिएटर सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक अफेक्शनेट है वो थिएटर को ले। तो जतिन सर के बारे में कभी ऐसा हुआ कि उनके जो भी करियर के दौरान की हुआ कि भी यार अब थिएटर बहुत हो गया, अब मैं सीरियल्स करना चाहता हूँ, या अब मैं चाहता हूँ कि भी अब मैं मूवीज में ट्राई करूँ, या उन दिनों जाहिर बात है आज जो दौर है सर, अब तो ओटीटी का दौर आ गया है, बहुत सी आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को अपना टैलेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। पर जब अगर मैं ये कहूंगा कि उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस वक्त जतिन सर के लिए ये उस वक्त करना और कैसे उनका करियर में ये एक साइकिल पे उनका चलता रहा कि भाई अब थिएटर हो गया है, अब सीरियल्स पे, या वो सीरियल्स के साथ साथ भी थिएटर करते थे, ये थोड़ा सा वो थिएटर तो हमेशा ही करते थे। अच्छा। और उन्होंने कभी भी थिएटर छोड़ने का उन्हें कभी विचार भी नहीं आया था। अच्छा, मतलब वो थिएटर ऐसा टाइम आया था अर्ली 90s में जी कि वो पहले क्या होता था कि वो थिएटर साइड में करते थे, मतलब एंड एट द साइड हमारा जो फैमिली बिजनेस था, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक प्रिंटिंग प्रेस था जी, तो वो प्रिंटिंग प्रेस हैंडल करते थे जी। तो इन द अर्ली 90s एक ऐसा टाइम आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ये प्रेस वगैरह में मुझे जाना नहीं है, मुझे फैमिली बिजनेस छोड़ देना है जी, एंड आई शुड सीरियसली ट्राई फॉर टीवी। ओके जी। तो अर्ली ही स्टॉप गोइंग टू आवर फैमिली बिजनेस और उन्होंने फिर सीरियल्स के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो फिर उनका वहां से फिर जो एक सीरियल्स और सीरियल्स के बाद फिर धीरे धीरे जैसे मूवीज की तरफ भी उनका वो एक उस तरफ चल पड़ा, तो मतलब प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने जाना बंद कर दिया, लेकिन थिएटर से जो उनका लगाव था वो नहीं, वो तो कभी एंड नहीं हुआ, वो कभी कम नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर वो एक दौर भी ऐसा था कि आजकल जो है टीवी पे आना एक बड़ी प्राउड बात मानी जाती है, एक बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। यहाँ आजकल पेरेंट्स जो हैं वो एक दौर बदल चुका है, और दौर के साथ साथ लोगों की सोच बदल चुकी है कि भी आजकल जो है पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो गए हैं बच्चों को। हाँ भी ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं वो
कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हैं, रियलिटी शोज में पार्ट ले रहे हैं, अपना टैलेंट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आजकल बहुत सपोर्टिव हो गए, लेकिन वो दौर था जब उस वक्त शायद इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी फैमिली से, या वो एक दौर ऐसा था कि भी इस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, इससे ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। तो आपकी फैमिली में, क्योंकि आपने बताया कि एक बिजनेस फैमिली थी, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जतिन सर के पेरेंट्स और एवरीवन इन द फैमिली, क्या वो सपोर्टिव थे उनके डिसीजन के बारे में कि जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब थिएटर करना चाहता हूँ और आगे वो इसी लाइन में आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते थे, तो क्या वो सब सपोर्टिव थे, या उनको भी मतलब वो लगा कि भी नहीं, जैसे कहते हैं ना, ऑब्जेक्शंस फेस करनी पड़ी विद इन द फैमिली? देखिए, ये 2 पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। जब उन्होंने थिएटर शुरुआत की थिएटर की जी, तो साथ में फैमिली बिजनेस पे तो थे ही जी। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं आता था, बट दे डिड नॉट इंटरफियर उसमें। अच्छा, इंटरफेयर नहीं किया मगर उन्होंने? नहीं, मतलब मेरे फादर को बोला कि ये सब में ये स्टेबल करियर आपका नहीं बनेगा, लेकिन मेरे फादर को करना था तो उन्होंने वो परस्यू कर लिया। जब टीवी की बात आई, जब टीवी की उन्होंने बात सोची, जब फैमिली बिजनेस छोड़ दिया, तब तो ऑलरेडी 40 के हो चुके थे, और तभी कोई पेरेंट्स की इतनी बातें सुनने की मतलब वो सिचुएशन नहीं आती है। जी, तो उन्होंने थोड़ा लेट टीवी की तरफ जो शुरुआत हुई थी वो 40 साल के बाद की थी, इसलिए एट दैट टाइम पेरेंटल अप्रूवल वाज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। तो मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स को पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको कभी एक तरह से स्ट्रिक्टली कभी मना नहीं किया? नहीं, स्ट्रिक्टली कभी मना नहीं किया, डिसअप्रूवल शायद दिखाया होगा, बट ऐसे स्ट्रिक्टली मना नहीं किया था कभी। अच्छा, तो कभी मतलब वो इस चीज को लेके बस ये था कि उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उन्होंने बस डिसअप्रूवल जैसे आप बोल रहे हो, तो उन्होंने कभी? अच्छा, जतिन सर वाज दी ओनली चाइल्ड या वो एल्डेस्ट? नहीं, ही हैज 3 siblings, 2 sisters and 1 brother. ओके, एंड जतिन सर वाज दी एल्डेस्ट? यस। तो उस एक जो जैसा कि आप बता रहे हो, और वो दौर भी ऐसा था कि आज भी एक टिपिकल हम घरों में देखते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है उसको बहुत ज्यादा वो अगर फैमिली बिजनेस है या वो चीज है, तो वो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की होती है कि भाई ये हमारी इसी चीज को, हमारी इस लीगेसी को आगे बढ़ाया। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि उस वक्त आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। तो नहीं, क्योंकि वो जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन है कि भाई फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा या कंटिन्यू करेगा, तो वो उन्होंने वो पार्ट फुलफिल किया, मतलब दैट पार्ट ऑफ द डील वाज फुलफिल्ड बाय हिम, और साथ में साइड में उन्होंने ड्रामा शुरू रखा, इसलिए किसी ने ज्यादा इंटरफियर नहीं किया, किसी ने ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरा बैलेंस बना के, एक बैलेंस का अगर कहूँ कि भी एक बड़ा बैलेंस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया। जी। तो आज के लिए मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आज के हमारे इस इंटरव्यू में अभी ये सवाल यहीं तक है, और अगले पार्ट में हम जतिन सर के बारे में और भी बातें करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती हो गई होगी या जाने अगर कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, आप एनकरेज कीजिए हमें, और अगले पार्ट के लिए मैं फिर ध्रुपद सर के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, और जैसे ही ध्रुपद सर अपना बहुमूल्य टाइम देंगे, हम जतिन सर के बारे में और भी बातें करेंगे, थोड़ा और करीब से जानना चाहेंगे, और उनकी जिंदगी के बारे में जो बातें आज तक मीडिया में नहीं आ सकी, वो उन बातों को कोशिश किया जाएगा कि और करीब से उन्हें जाना जाए। ध्रुपद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, और सारे व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। थैंक यू।